हेलो बच्चों, आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 9 का विज्ञान का 40 में 40 प्रश्न आपका जो पूछने वाला है यार 100% की गारंटी है कि पूछेगा। तो वीडियो को बीच में स्किप नहीं कीजिएगा और हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर, देखते जाते हैं इसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो 2022-23 के लिए जो भी विद्यार्थी होंगे उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल प्रश्न आपका 40 रहेगा। तो हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 1 में और 1 में जानने का प्रयास करते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 में हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों। तो इसमें क्या बताया गया कि निम्न में किन राशियों का एसआई मात्रक समान होता है यानी सेम होता है। तो पहला ऑप्शन है कि चाल और वेग, सेकेंड है आपका त्वरण और विस्थापन, तीसरा है बल और संवेग, चौथा है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो बता देना चाहता हूँ चाल और वेग होगा, क्योंकि इसका एसआई मात्रक होता है आपका मीटर पर सेकेंड होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? मीटर पर सेकेंड होता है। तो पहला क्वेश्चन का हम लोग जवाब दे चुके हैं। दूसरा प्रश्न में आते हैं और दूसरा प्रश्न जानते हैं। निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं दोस्तों? आपका ऑप्शन रहेगा चाल, दूसरा में वेग रहेगा, तीसरा में विस्थापन रहेगा, चौथा में त्वरण रहेगा। तो विस्थापन क्या होता है दोस्तों कि निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? हम लोग विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन जितने लोग इसमें करेक्ट आंसर किए होंगे विस्थापन पूरा सही हो जाएगा। तो इस पर हम लोग 2 प्रश्न का जवाब दे चुके हैं। वो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 में और 3 में जानते हैं। तो तीसरा में क्या दिया गया दोस्तों कि वेग का मात्रक होता है पहला मीटर सेकेंड स्क्वायर, दूसरा में किलोमीटर पर घंटा, तीसरा में किलोमीटर पर सेकंड, चौथा मीटर पर सेकंड होता है। तो वेग का एसआई मात्रक होता है, बता देना चाहता हूँ इसका दोस्तों कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो जितने लोग ऑप्शन को ये नंबर सेलेक्ट किए होंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसका आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 में। तो 4 में पहुंच चुके हैं दोस्तों। जैसा कि स्क्रीन में शो होता होगा आप लोग को, स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उसके द्वारा तय की दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को क्या कहते हैं? जैसे जब कोई भी 2 पहिया वाहन हो या 4 पहिया वाहन, उसमें यंत्र लगा होता है और उसकी दूरी को बताता है, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? तो आपका ऑप्शन है पहला ओडोमीटर, दूसरा है स्पीडोमीटर, तीसरा है थर्मामीटर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ओडोमीटर। जितने लोग ऑप्शन ए को सेलेक्ट किए होंगे दोस्तों वो बिल्कुल आने करेक्ट आंसर होगा। और स्पीडोमीटर दूसरा जो है दोस्तों, ये स्पीड को बताता है कि आप यानी 80 किलोमीटर पर घंटा चल रहे हैं या 50 किलोमीटर पर की स्पीड से जा रहे हैं, तो उसमें बताता है ये दोस्तों। तो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 में और 5 में जानने का हम लोग प्रयास करते हैं दोस्तों। तो आते हैं प्रश्न संख्या 5 में। देख पा रहे हैं दोस्तों कि प्रश्न संख्या 5 में हम लोग पहुंच चुके हैं। 5 में क्या पूछा जा रहा है कि यदि किसी पिंड का द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाए तो उसका वेग आधा हो जाए तो पिंड का रैखिक संवेग क्या होगा दोस्तों? तो एक फॉर्मूला पढ़ेंगे आप लोग क्लास 9 में। P इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? mv होता है। क्या बोला कि यदि किसी पिंड का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो m क्या है? आपका द्रव्यमान है, इसको मास इंग्लिश में बोलते हैं, इसका डबल कर दें तो 2 हो गया। और क्या उसका वेग आधा कर दिया, v यानी वेलोसिटी क्या किया? आधा कर दें, तो इसको आधा कर दें दोस्तों इस प्रकार। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका सामने क्या हो गया? P इक्वल टू mv हो गया, कुछ इस प्रकार दोस्तों। तो देखते हैं क्या बोला है। पहला ऑप्शन कि 2 गुना हो जाएगा, तो ये गलत हो। दूसरा वही रहेगा, ये हो सकता है। तीसरा में आधा हो जाएगा, आधा तो नहीं हुआ। चौथा में क्या? 4 गुना हो जाएगा। तो बचा ऑप्शन क्या? आपका वही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। जो P इक्वल टू mv फॉर्मूला था उसका बोला कि मास को यानी द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया जाए और उसका वेलोसिटी जो वेग है उसका आधा कर दिया। 2 से 2 हम लोग यहाँ पर जाने दोस्तों कि क्या हो गया, मेरा कैंसिल हो गया। तो P इक्वल टू फिर क्या आ गया? आपका mv आ गया। तो हम लोग समझें कि वही रहेगा द्रव्यमान। तो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 में, और 6 में जानने का हम लोग प्रयास करते हैं दोस्तों। तो 6 में जैसा कि दिखाया गया दोस्तों, इसमें क्या है कि यदि 2 वस्तु है ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः 6 kg और 34 kg हो, तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि ए का जड़त्व बी के जड़त्व से अधिक होगा, दूसरा में बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक होगा, तीसरा में ए का जड़त्व और बी का जड़त्व बराबर होगा, चौथा में ए और बी का जड़त्व शून्य होगा। तो इसमें बता देना चाहता हूं जिसका मास ज़्यादा होता है, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है दोस्तों, उसका जड़त्व भी अधिक होता है। तो क्या है पहला ऑप्शन में कि ए का जड़त्व बी के जड़त्व से अधिक होगा। तो बी का जड़त्व 34 kg है और ए का 6, तो ये क्या हो गया? मेरा कैंसिल हो गया। सेकंड में आते हैं, बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक है। तो ए का देखिए मास आपका 6 kg है, जबकि बी का जड़त्व कितना है? 34 kg है। तो क्या पूछा है कि बी के जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक है। तो बी का जो जड़त्व है ए के जड़त्व से अधिक है, बिल्कुल माने सही है। पहला इसमें क्या है? 6 kg है ए का जड़त्व और दूसरा बी में क्या है? 34 kg। तो वही तो बोल रहा है ना ऑप्शन मेरा बी जो बोल रहा है कि बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक होगा, तो बी का जड़त्व ज़्यादा है। तो इसके कारण से क्या हो जाएगा? मेरा ऑप्शन नंबर बी। जितने कैंडिडेट लोग ऑप्शन बी को सेलेक्ट किए होंगे बिल्कुल आने 6 का सही जवाब दिए हैं। और बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 7 में, और 7 में जानने का प्रयास। तो 7 में देख रहे हैं दोस्तों कि क्या पूछा है कि न्यूटन गति के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो पहला है कि न्यूटन के गति का प्रथम नियम, दूसरा न्यूटन का गति का दूसरा नियम, तीसरा है न्यूटन के गति का तीसरा नियम, चौथा संवेग के संरक्षण का नियम। तो ये जो है दोस्तों बता देना चाहते हैं न्यूटन गति के किस नियम के जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो न्यूटन का
गति का प्रथम नियम। इसमें क्या बोलता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर तब तक है या विरामावस्था में तब तक रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य नहीं करता था। तो वैसे नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन के गति का प्रथम नियम। तो आपका क्या प्रश्न था कि न्यूटन गति के किस नियम के जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? तो न्यूटन के प्रथम गति या न्यूटन के गति का प्रथम नियम को हम लोग क्या बोलेंगे, जड़त्व का नियम भी कहते हैं दोस्तों। तो बढ़ते हम लोग प्रश्न संख्या 8 में दोस्तों। तो 8 में हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों। क्या इसमें पूछा गया है कि रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? पहला ऑप्शन है ऊर्जा का संरक्षण, दूसरा है द्रव्यमान का संरक्षण, तीसरा संवेग का संरक्षण, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बता देना चाहता हूं इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, संवेग के संरक्षण के नियमों के अनुसार। रॉकेट जो आपका कार्य करता है किसके सिद्धांत के अनुसार? तो संवेग के संरक्षण के अनुसार। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 में दोस्तों। और 9 में जानते हैं 9 में क्या पूछा गया है कि 60 केजी द्रव्यमान, कितना केजी दोस्तों? कि 60 केजी द्रव्यमान के किसी मनुष्य का भार चंद्रमा पर क्या होगा? तो चंद्रमा पर पूछा दोस्तों। तो चंद्रमा पर एक फॉर्मूला होता है, इसको याद रखिएगा दोस्तों, आप लोग को हम बता देते हैं। W इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? mg होता है। तब आपका मास दिया है कितना केजी है? आपका 60 केजी है। तो 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जी का मान दे रखा है कि आपका कितना 10 है। इसको इस पर मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ गया? 600 आ गया। ये हो गया किस पर दोस्तों? तो क्या पूछा कि 60 केजी द्रव्यमान के किसी मनुष्य का भार चंद्रमा पर क्या होगा? तो ये हो गया पृथ्वी पर। और चंद्रमा पर भार करने के लिए क्या? तो 1/6 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है दोस्तों। तो 6 से क्या होगा? 6 से 600, 100 टाइम्स में क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। 100 को 1 से गुना कर देंगे तो 100। तो 100 जिस सारे ऑप्शन में होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी को दोस्तों दिखाई दे रहा है। तो 100 न्यूटन क्या हो जाएगा? बिल्कुल आने राइट आंसर हो जाएगा। वो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 में। 10 में क्या पूछा गया दोस्तों कि यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा? इसके बीच का दूरी क्या पूछ रहा है दोस्तों कि यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा? तो ऑप्शन नंबर ए जितना लोग सेलेक्ट किए होंगे दोस्तों कि 4 गुना बढ़ जाएगा, वो बिल्कुल क्या होंगे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। तो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 में। 11 को जानते हैं हम लोग दोस्तों। तो 11 में देख रहे हैं दोस्तों कि ध्वनि किस माध्यम में गमन करती है? तो इसमें क्या है ऑप्शन दोस्तों? पहला है आपका ठोस है, दूसरा है तरल है, तीसरा है गैस है, चौथा है उपरोक्त सभी। क्या पूछा था? ध्वनि किस माध्यम में गमन करती है? तो ध्वनि सभी माध्यम में प्रवेश करती है, ठोस में भी, तरल में भी और गैस में, तीनों माध्यम में प्रवेश करती है। इसलिए क्या हो जाएगा मेरा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 में आता है। 12 में जाने का प्रयास करते हैं। वायु में ध्वनि तरंगे निम्न में किसका उदाहरण है? वायु में ध्वनि तरंगे में से किसका उदाहरण है? पहला है अनुदैर्घ्य तरंग, दूसरा है आपका अनुप्रस्थ तरंग, तीसरा है विद्युत चुंबकीय तरंग, चौथा कोई विकल्प नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जितने लोग ऑप्शन ए को सेलेक्ट किए होंगे बिल्कुल आने करेक्ट जवाब दिए होंगे। अनुदैर्घ्य तरंग क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल आने करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 में। और 13 में जानने का प्रयास करते हैं। मानव श्रवण की सरवपरास की ऊपरी आवृत्ति सीमा लगभग होती है, कितनी होती है? तो मानव श्रवण की सरवपरास की ऊपरी सीमा बता देना चाहता हूं दोस्तों कि मनुष्य जो है 20 Hz से लेकर के 20,000 कितने हजार? 20,000 Hz तक की ध्वनि को सुनता है। तो बोला ऊपरी सीमा, तो ऊपरी सीमा मेरा क्या है? ये तो लोएस्ट सीमा हो गया 20 Hz। तो 20,000 Hz कहाँ पर है? तो 20,000 Hz कहीं पर नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए थोड़ा गौर कीजिएगा दोस्तों कि 20 के Hz है, के का मतलब हो गया 1000। तो 20 को 1000 से गुना कर दें 20,000 Hz हो जाएगा। जैसे 20 आपका के Hz है तो के का मतलब क्या बोलें कि 1000। तो 20 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 20,000 और जो इसका ऐसा ही मात्रा था Hz बच गया। तो 20,000 Hz क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जितने लोग ऑप्शन ए को सेलेक्ट किए होंगे 20 के Hz वो बिल्कुल यानी सही जवाब दिए हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 में। 14 को जानते हैं हम लोग। तो 14 में दिखाई पड़ता होगा दोस्तों। तो 14 में क्या पूछा गया कि दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? आपका विसरण हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट लोग विसरण को सेलेक्ट किए होंगे क्या हो जाएगा? बिल्कुल यानी 14 नंबर का सही जवाब दिए हैं दोस्तों। 15 में आता है। 15 को जानते हैं। 15 में क्या पूछा गया कि बर्फ का गलनांक किसका होता है, कितना होता है? सॉरी, तो पहला कि मैंने 4 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है आपका 1 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है 273.16 केल्विन, आपका चौथा ऑप्शन है 273.16 डिग्री सेल्सियस होता है। तो बर्फ का जो गलनांक होता है, जो पिघलना शुरू होता है दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर केल्विन में पूछा जाए तो 273 केल्विन होता है। तो 273 केल्विन किस में दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी है जो आपका बिल्कुल आने करेक्ट आंसर हो जाएगा 273.16 केल्विन। और बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 16 में। और 16 को जानते हैं। तो 16 में क्या पूछा गया? निम्नलिखित में किससे
सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है? तो पहला क्या है दोस्तों? पहला है नमक, दूसरा है तेल, तीसरा है हाइड्रोजन गैस, चौथा आपका है जल है दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या पूछा कि निम्नलिखित में से किसे सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है? तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा? बिल्कुल आने करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न पूछा था निम्नलिखित में से किसे सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है? तो हाइड्रोजन गैस दोस्तों। नमक, तेल, जल ये सब नहीं होगा, तो आपका राइट आंसर क्या बच गया? हाइड्रोजन गैस। तो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 में दोस्तों। तो 17 में देख पा रहे हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन यौगिक का उदाहरण है? किस चीज का? तो यौगिक का। तो यौगिक का क्या? पहला है लोहा, दूसरा है पीतल, तीसरा है जल, चौथा है तांबा। तो ये जल जो है दोस्तों, जल का रासायनिक सूत्र होता है H2 होता है। तो H2O क्या है? वो यौगिक का उदाहरण है। तो जितने लोग ऑप्शन सी को सेलेक्ट किए होंगे जल का, बिल्कुल आने करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। 18 में हम लोग आते हैं और 18 को देख पा रहे हैं, पीतल किस धातु का मिश्रण है? जो पीतल बनता है किस धातुओं को मिल करके बना रहता है? पहला Zn और Cu, दूसरा है Cu और Fe, और तीसरा है Ag और Al, चौथा है आपका Ni और Cu है। तो ऑप्शन नंबर ये जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट किए होंगे Zn और Cu, आपका ये क्या है? मिश्र धातु है किसका? तो पीतल का हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 19 में आते हैं और 19 को जानते हैं दोस्तों। तो 19 का पहला क्या है? 19 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो पहला ऑप्शन है कि जल का बर्फ में बदलना, दूसरा है भोजन का पचना, तीसरा मोमबत्ती का पिघलना, चौथा है कि लोहे के चूर्ण को बालू में मिलाना। रासायनिक परिवर्तन, जैसे हम लोग कोई भी चीज मतलब फिजिकली लेते हैं उसको रासायनिक मतलब कन्वर्ट हो गया, वो क्या हो जाएगा? हमारा रासायनिक परिवर्तन। तो जैसे जल का बर्फ में बदलना, तो मान लीजिए कि जल है, पानी है, तो पानी क्या है? यानी ठोस में बदलेगा, बर्फ में बदलेगा, फिर बर्फ से पानी बदल जाएगा। ये मेरा क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा है कि भोजन का पचना, जैसे भोजन हम लोग बड़े बड़े अंश के रूप में खाते हैं और शरीर क्या करता है? उसको यानी रासायनिक में परिवर्तन करता है, दूसरी चीज़ों में कन्वर्ट कर देता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट किए होंगे वो बिल्कुल यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भोजन का पचना। और तीसरा ऑप्शन था कि मोमबत्ती का पिघलना, तो मोमबत्ती को पिघलाएगा फिर ठोस में बदलेगा, तो ये तो रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ। चौथा है कि लोहे के चूर्ण को बालू में मिलाना, जैसे लोहे का चूर्ण है बहुत सारा और इसको बालू में मिला देंगे, तो बालू से भी हम लोग अलग कर सकते हैं लोहे के चूर्ण को चुंबकीय विधि द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी जो था वो भोजन का पचना, भोजन पच गया तो उसको भी कन्वर्ट हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो क्या पूछा था निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण? तो ऑप्शन नंबर बी भोजन का पचना बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न के लिए हम लोग आते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर हम लोग 20 में पहुंच चुके हैं। 20 में क्या है कि सोडियम ऑक्साइड का सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? सोडियम ऑक्साइड का दोस्तों, पहला है NaO, दूसरा है Na2O, तीसरा है Na2O3, चौथा है NaO2। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट किए होंगे Na2O, बिल्कुल आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। सोडियम ऑक्साइड सही इसका सूत्र है। और बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 में। 21 में क्या पूछा गया है कि 36 ग्राम जल में कितने ग्राम दोस्तों? तो 36 ग्राम जल में कितने मोल मौजूद होते हैं? किसका फॉर्मूला होता है दोस्तों कि क्या पूछा है 36 ग्राम जल में जल के कितने मोल मौजूद होते हैं? तो मोल बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों, देख पा रहे होते होंगे, जैसा कि क्या होता है? द्रव्यमान बटा अनुभार। तो द्रव्यमान टोटल कितना है आपका? 36 ग्राम है, तो 36 रख लेंगे। और अनुभार किसका? तो जल का। तो जल का यह हम बता देना चाहते हैं इसका अनुभार कितना होता है। तो हाइड्रोजन कितना नंबर में है? 1 नंबर में। और कितना टोटल है? 2, तो 2 से गुना कर दिए। प्लस ऑक्सीजन का जो होता है, ऑक्सीजन का जो मोल होता है दोस्तों, ये आपका होता है 16। और यहाँ पर 2 गुना ही 2 हो गया, और यहाँ 16 और 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 18 हो जाएगा। तो 18 से क्या करेंगे? इसको भागा कर देंगे, तो 18 दूनी कितना हो जाएगा आपका? 36। तो ऑप्शन नंबर 2 किस में है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ये 2 में है, 2 जो बिल्कुल यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 22 में। तो 22 में देख रहे हैं दोस्तों कि C2H2 मोलर द्रव्यमान क्या होगा? C2H2 का जो मोलर द्रव्यमान है वो क्या होगा दोस्तों? तो कार्बन में हम लोग आते हैं और कार्बन को हम लोग पहले जानते हैं। तो कार्बन को C से हम लोग इंडिकेट करते हैं, जो आपका परमाणु संख्या कितना है? 6 है। तो कार्बन को क्या करेंगे? परमाणु संख्या 6 इसका डबल कर देंगे दोस्तों, तो 12 हो जाएगा। और टोटल कार्बन कितना है आपका? C2 है, तो 2 से गुना कर दिए, तो कितना हो गया? 12 दूनी 24 हो जाएगा। और दूसरा में आते हैं H2 हाइड्रोजन, ये कितना है एटॉमिक नंबर इसका? 1 होता है। और कितना टोटल? 2 होता है।
1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 24 को 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा दोस्तों तो 26 हो जाएगा। तो 26 जिस भी ऑप्शन में होगा बिल्कुल यानी करेक्ट आंसर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी 26 सीधा राइट आंसर दोस्तों। और आगे हम लोग आते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 23 में, और 23 में जानते हैं तो 23 में क्या पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। पहला है कि रदरफोर्ड, दूसरा जे थॉमसन, तीसरा है ई गोल्डस्टीन, चौथा है जेम्स चैडविक है दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जितने कैंडिडेट लोग सेलेक्ट किए होंगे जे थॉमसन बिल्कुल यानी करेक्ट आंसर हो गए दोस्तों। और बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 में और 24 में देखते हैं हम लोग क्या इसमें दिया गया है। तो देख पा रहे हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 24 में आ गई है, एक तत्व में 11 इलेक्ट्रॉन तथा 12 न्यूट्रॉन है, उस तत्व का परमाणु संख्या क्या होगा। तुम लोग दोस्तों यहाँ ऑप्शन देख पा रहे हैं, पहला ऑप्शन क्या है आपका 11 है, दूसरा क्या है 12 है, तीसरा है 13 है, चौथा क्या है आपका 23 है। तब प्रश्न क्या पूछा गया था दोस्तों, एक तत्व में 11 इलेक्ट्रॉन तथा 12 न्यूट्रॉन है तो उस का परमाणु संख्या क्या होगा, उस तत्व का परमाणु संख्या क्या होगा दोस्तों। तो 11 इलेक्ट्रॉन जो है दोस्तों वो यानी इसमें जो तत्व है वो उसके मतलब बराबर होता है। तो इसको ऑप्शन नंबर ए जितने कैंडिडेट लोग सेलेक्ट किए होंगे वो यानी बिल्कुल यानी सही जवाब दिए दोस्तों। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 में, और 25 को जानते हैं हम लोग। 25 में क्या बोला गया है कि एक तत्व का समान समस्थानी में निम्नलिखित में से कौन और परमाणु का समान नहीं होंगे। पहला इलेक्ट्रॉन है, दूसरा प्रोटॉन है, तीसरा है न्यूट्रॉन, चौथा है इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी को जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट किए होंगे न्यूट्रॉन वो क्या हो जाएंगे बिल्कुल यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। तो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 में, और 26 को हम लोग जानते हैं निम्नलिखित में कौन एक कोशिकीय जीव के उदाहरण है। तो एक कोशिकीय जीव का कौन उदाहरण हो, पहला है गेहूं, दूसरा है चिड़िया, तीसरा है अमीबा, चौथा है आपका प्याज है। तो अमीबा क्या है एक कोशिकीय जीव का मतलब उदाहरण है। तो 25 को सी नंबर जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट किए बिल्कुल यानी करेक्ट जवाब हो जाएंगे। और बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 में, और 27 को हम लोग जानते हैं 27 में क्या पूछा लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है। पहला माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है प्लास्टिड, तीसरा है गोल्जी उपकरण, चौथा है राइबोसोम। तो गोल्जी उपकरण जो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों वो बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है तो गोल्जी उपकरण। और को पूछ दिया कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं तो किसको माइटोकॉन्ड्रिया को, तो इसका यानी सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 28 में, और 28 को हम लोग जानते हैं दोस्तों। तो 28 को देख पा रहे हैं दोस्तों कि कोशिका झिल्ली के आर पार पदार्थों का आना जाना किस प्रक्रिया का द्वारा होता है। तो आपका ऑप्शन है पहला है अवशोषण, दूसरा है विसरण, तीसरा है प्रासरण, चौथा है आपका संवहन। तो ये जो प्रासरण होता है वो आर पार को यानी बताता है। तो ऑप्शन नंबर सी को जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट किए होंगे यानी बिल्कुल यानी करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। देखते हैं आगे 29 नंबर, और 29 को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं क्या इसमें पूछा गया है। तो 29 का पूछा गया पौधे के शीर्ष पर कौन सा ऊतक पाया जाता है। शीर्ष मतलब ऊपरी हिस्सा पर। पहला है बीजोतक, दूसरा है जाइलम, तीसरा है फ्लोएम, चौथा है पेरेन्काइमा। तो ऑप्शन नंबर ये जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट किए होंगे बीजोतक वो बिल्कुल आने सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। वो प्रश्न संख्या 30 में आते हैं, 30 को जानते हैं। तो 30 में क्या पूछा गया रक्त के तरल आधात्री भाग को क्या कहते हैं। पहला है जल, दूसरा है प्लाज्मा, तीसरा है श्वेत रक्त कणिकाएं, चौथा है प्लेटलेट्स है दोस्तों। तो इसका जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट किए होंगे प्लाज्मा वो बिल्कुल क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। और बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 31 में, 31 को हम लोग जानते हैं। तो 31 में देख पा रहे हैं दोस्तों कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित। श्वेत का मतलब हो गया सफेद। तो सफेद क्या चीज़ होता है कलर से पता चल गया। पहला है मत्स्य पालन, तो मत्स्य पालन तो सफेद तो नहीं हो सकता है। दूसरा है फसल उत्पादन, ये भी तो नहीं हो सकता है। तीसरा है दूध उत्पादन, ये तो नहीं हो सकता है। चौथा मधुमक्खी पालन, ये भी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन चारों ऐसा रहेगा कि कोई भी नहीं हो सकता है। तो श्वेत का मतलब गया सफेद, और सफेद क्या होता है तो दूध होता है दोस्तों। ये दिमाग लगाइए, उसमें बोला गया कि दूध नहीं हो सकता है, लेकिन आप लोग दिमाग लगाइए कि दूध उत्पादन वो क्या होगा आपका व्हाइट कलर का रहता है। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित था तो दूध उत्पादन से। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट किए होंगे बिल्कुल यानी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 32 में, और 32 को हम लोग जानेंगे दोस्तों। तो हम लोग दोस्तों आ चुके हैं प्रश्न संख्या 32 में, और 32 में पूछा गया निम्नलिखित में कौन रबी फसल का उदाहरण है। कौन फसल का रबी फसल का। तो रबी फसल बता देना चाहता हूँ कि वैसे फसल जो आने वर्षा ऋतु के महीने में नहीं उपजाया जाता है। किस में नहीं उपजाया जाता है तो वर्षा ऋतु के महीने में दोस्तों। तो देखिए वर्षा ऋतु के महीनों में कौन सा मतलब फसल को हम लोग नहीं उपजाते हैं। पहला आपका धान है, दूसरा है मक्का है, तीसरा अरहर है, चौथा चना है। तो चना को अनुमान लगा सकते हैं कि दोस्तों कि चना हम लोग कब होता है कि गर्मियों के दिनों में इसको उपजाया जाता है। बल्कि जो मेरा ऑप्शन था धान है, मक्का है, अरहर है, ये सब मतलब पानी के दिनों में जिसमें बरसात आता है उस पानी मौसम में
यानी हम लोग इन सारे फसलों का उत्पादन करते हैं। तो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33 में, और 33 को हम लोग जानते हैं दोस्तों। तो 33 में क्या पूछा कि जीवों के वर्गीकरण का शुरुआती मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है। तो पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों कि उसके निवास स्थान, दूसरा क्या है उसके पोषण की प्रक्रिया, तीसरा है उसका कोशिका संरचना, चौथा है उसके जनन की प्रक्रिया। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन सी को सिलेक्ट किए होंगे उसका कोशिका संरचना बिल्कुल यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 34 में, 34 को जानते हैं। पादप वर्ग का उभयचर किसे कहते हैं दोस्तों। पहला थैलोफाइटा है, दूसरा ब्रायोफाइटा है, तीसरा है जिम्नोस्पर्म, चौथा है एंजियोस्पर्म। तो ब्रायोफाइटा क्या हो जाएगा मेरा बिल्कुल यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 35 में, और 35 को हम लोग जानते हैं दोस्तों। 35 में क्या पूछा गया है। तो व्हेल निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है। व्हेल एक प्रकार का मछली होता है, तो मछली मतलब किस वर्ग से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों कि सरीसृप, दूसरा है पक्षी, तीसरा है स्तनपायी, चौथा है मत्स्य है। तो व्हेल क्या है, मछली है, तो मछली पालन करना, पोषण करना क्या कहलाता है, तो मत्स्य कहलाता है। तो मत्स्य क्या है, ऑप्शन नंबर आपका डी जो बिल्कुल यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। और बढ़ते हैं 36 में, और 36 को हम लोग जानते हैं दोस्तों। तो 36 में क्या है कि 20 ऊष्मन के लिए गैस उत्तरदायी है। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा है नाइट्रोजन गैस, चौथा है ऑक्सीजन गैस। तो ऑप्शन नंबर ये जो है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या हो 20 उष्णन के लिए यानी पूरी तरह से उत्तरदायी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 37 में, और 37 को हम लोग जानते हैं। जल प्रदूषण से निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव नहीं होगा जल प्रदूषण से। तो पहला ऑप्शन क्या है कि जल के तापमान में परिवर्तन, दूसरा क्या है हैजा होगा, तीसरा जल में ऑक्सीजन की कमी, चौथा फेफड़ों संबंधित रोग। तो जल के तापमान में परिवर्तन, हैजा और जल में ऑक्सीजन की कमी, ये सब क्या होता है जल प्रदूषण से निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव नहीं होगा, यानी कौन ऐसा बीमारी का उसको बताया जाए ताकि उससे प्रभाव नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो गया दोस्तों फेफड़े संबंधित रोग, बिल्कुल यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 37 के लिए दोस्तों। और बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 38 में हम लोग। तो 38 में देख पा रहे हैं निम्नलिखित में कौन असंक्रामक रोग है। असंक्रामक जो एक दूसरे के कांटेक्ट में, एक दूसरे के संपर्क में आने से नहीं फैलता है। तो देखते हैं पहला क्या है आपका खांसी जुकाम है, ये तो संक्रामक रोग हो जाएगा। दूसरा में है रतौंधी, तीसरा है हैजा, चौथा है काला जार। तो क्या पूछा था आपका प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन असंक्रामक रोग है, यानी एक दूसरे से संपर्क में आने से नहीं फैलता है। तो रतौंधी जो है, रतौंधी क्या है मेरा आंख का बीमारी, आंख का रोशनी में कमी आने के कारण रतौंधी हो जाता है, इसके कारण से रातों में कभी कम दिखाई पड़ने लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी जितने कैंडिडेट सेलेक्ट किए होंगे रतौंधी बिल्कुल यानी करेक्ट जवाब हो जाएंगे। और बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 39 में, 39 को हम लोग जानते हैं दोस्तों। तो 39 में क्या पूछा है कि निम्नलिखित में कौन दीर्घकालिक मतलब हो गया लंबे समय तक लोग के उदाहरण है, कौन दीर्घकालिक लोग के उदाहरण है। माफी चाहता हूं, लोग के जगह पर क्या होगा आपका रोग होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका रोग हो जाएगा। थोड़ा लिखावटी में प्रॉब्लम चल रहा है, क्या है यहां लोग के जगह क्या हो जाएगा आपका दोस्तों रोग हो जाएगा। तो क्या निम्नलिखित में कौन दीर्घकालिक रोग के उदाहरण है। तो पहला ऑप्शन है खांसी जुकाम, दूसरा है हैजा, तीसरा है टीबी, चौथा है मधुमेह। तो ये जो टीबी है दोस्तों बता देना चाहता हूँ, टीबी जो लंबे समय तक चलता है, इलाज कराने के बावजूद भी यानी सही तरह से ठीक नहीं हो पाता, जिसके कारण व्यक्ति को कभी मृत्यु भी हो जाता है, जिससे यानी खून वगैरह यानी वोमिटिंग होता है दोस्तों इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति के लिए। 40 में आते हैं। 40 में हम लोग जानते हैं दोस्तों कि इसमें 40 में क्या बताया गया है। तो जीवाणु निम्नलिखित में कौन सा वर्ग में आते हैं। जो जीवाणु होते हैं वो यानी किस वर्ग में आते हैं। पहला है प्रोटिस्टा, दूसरा है आपका मोनेरा, तीसरा है आपका प्लांटी, चौथा है आपका फंजाई। तो इसमें बता देना जीवाणु निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों मोनेरा, वो बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 40 के लिए। और मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को 40 प्रश्न आज जो इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कराया गया वो पुरानी एग्जाम के व्यू से पूछा जाएगा। और अगर वीडियो को अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग दोस्तों दूसरे वीडियो में। आर क्लास 8, 9, 10 आदि बोर्ड के एग्जाम की परीक्षाओं के जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।